बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 25 जनवरी है, साल 2022। देर आयत दुरुस्त आयत। FIA ने शहबाज शरीफ की करप्शन के सबूतों के पलंदे आज अदालत में पेश कर दिए। चालान के अंदर 2008 से 18 तक ये बाप और दो बेटे क्या खेल खेलते रहे, पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। हैरान कुन इंकशाफात हैं। तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है। क्या उस रिपोर्ट के पीछे भी नवाज शरीफ है? इसी खबर से आज की वीडियो का आगाज करेंगे। और गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि ट्विटर पर भी अब इंशाल्लाह हम जंग मिलकर लड़ेंगे। @sajidgundal786 ये अकाउंट है, आप इसको फॉलो कीजिए। और मैं ऑलरेडी बहुत सारे दोस्तों ने फॉलो किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और कोई भी आम रिपोर्ट आपके पास हो तो जरूर आप वहां पर शेयर किया करें, ताकि ये एक्सचेंज होता रहे और मुख्तलिफ जो करप्शन के हवाले से एक जंग है, इसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अब आपने देखा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है और ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हवाले से है। और उसके मुताबिक बताया गया कि पाकिस्तान जो है, करप्शन के अंदर जो आवाम के अंदर परसेप्शन है, उसके अंदर पिछले साल की निस्बत अब 16 दर्जे ऊपर चला गया है। 180 ममालिक में पाकिस्तान 140वें नंबर पर आ गया है। इस रिपोर्ट को लेकर अपोजिशन इस वक्त बड़ा शोर शराबा कर रही है और वो अपनी फतह के तौर पर जश्न मना रही है कि देखिए करप्शन परसेप्शन के अंदर यानी अवाम क्या सोचती है, ये इजाफा हो गया। अब क्या इस रिपोर्ट के पीछे नवाज शरीफ है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को पाकिस्तान में जो हेड करने वाले हैं, उस शख्सियत का नवाज शरीफ के साथ क्या ताल्लुक है, इस पर तो हम आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन ये जश्न नहीं मनाना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है, एक तो ये कि इमरान खान वजीर आजम जो है, वो भी तो यही रोना रो रहे हैं। वो भी तो अदलिया को हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई ये करप्शन खत्म नहीं हो रही और आप लोगों को जमानतें दे देते हो, केसेस जल्दी से नहीं चल रहे। और जब आप मनी लॉन्ड्रिंग के इतने बड़े केसेस हों, ओमनी ग्रुप आपको इल्म है जिस तरह जाली बैंक अकाउंट्स का धंधा पकड़ा गया है, बड़े मुजरमों को जब सजा नहीं होगी तो परसेप्शन क्या डेवलप होगा? यकीनन ये तो वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि जब ये बड़े मुजरमों को सजा नहीं मिल रही तो लोग ये समझ रहे हैं कि छोटे मुजरमों को आप सजा क्यों दे रहे हैं। एक तो ये मामला है। और दूसरी बात यह है कि ओवरऑल इस हुकूमत को नाकाम करने के लिए ब्यूरोक्रेसी जो है, उसने पूरी कोशिश की है। और वाकयातन आप देखिए कि हमारे उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत हो पंजाब में, या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, आप सिंध का तो हाल ही छोड़ दें, उसका जिक्र अगली वीडियो के अंदर करेंगे कि किस तरीके से वहां तो लोग पकड़े जा रहे हैं और पूरा वो आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। बलूचिस्तान के हालात अपनी जगह है, लेकिन यहां पर चूंकि PTI की हुकूमत है और वाकयातन ब्यूरोक्रेसी ने अपने रेट बढ़ा लिए, यानी अगर बढ़ाए नहीं है तो कम से कम करप्शन इस तरह बेनकाब है कि आप जिस शोबे में चले जाएंगे, आपका रिश्वत और सिफारिश के बगैर काम नहीं होगा। मैं तमाम PTI के लोगों को यह रिक्वेस्ट करूंगा कि नाजायज तौर पर हुकूमत को जो मामलात हैं वो डिफेंड मत कीजिए। आप चले जाएं DPO के पास, DCO के पास, ये तो बड़े लोग हैं और बड़े लेवल का काम करते हैं। SHO के पास, पटवारी के पास, तहसीलदार के पास, आप जहां जहां चले जाएं, पासपोर्ट बनवाने चले जाएं, जिस इदारे के अंदर भी जाएंगे, इस हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी पर पहले दिन से नजर नहीं आ रहा। और वो ऐसे लग रहा है कि जैसे मर्जी के साथ ये लोग मामलात चला रहे हैं। तो ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ऑफिसर्स के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन अगर मेंटेन नहीं है तो यकीनन बड़ी है। मैं इस हद तक इत्तफाक करूंगा। ऊपर का जो लेवल है, जहां वजीर आजम है, वजीर आला है, उस मामले पर जो हुकूमती शख्सियात की करप्शन है, बेज़ाब्तगियां ज़ाहिर सामने आती रहती हैं कि इस मद का पैसा आपने यहां क्यों लगाया है। लेकिन उस मामले के अंदर नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में करप्शन बिल्कुल एक जोरों पर थी। और वो जो बड़े लेवल की करप्शन है, उस लेवल की करप्शन नहीं हुई। तो जो अवामी परसेप्शन है, यानी अवाम क्या सोचती है, तो अवाम ने यही सोचना है कि भाई बड़े बड़े मुजरम थे, अरबों खा गए हैं, लूट मार करके मनी लॉन्ड्रिंग की है, अदालतों से सजा नहीं हो सकी, तो अवाम यही सोचेगी। ये एक नेचुरल सी बात है और यही बात वजीर आजम भी कर चुके हैं। और ये अपोजिशन के जश्न मनाने की बात नहीं है। जश्न तो वो इसलिए मना रहे हैं कि हमने ऐसा अपाच और करप्ट निजाम बना दिया है पिछले 30-35 सालों के अंदर कि हमने इतनी खुलेआम चोरी की है, सारे सबूत भी हैं, लेकिन हमारा एहतसाब नहीं हो सका। वो जश्न तो मना रहे हैं इस चीज का। बाकी जो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ज़ाहिर है इनका जो पूरा डाटा अगर आप देखें पिछली मरतबा, तो ये नून लीग का आप अगर दौर देखें ना, यहां पर मैं इस पर चूंकि आज तफसील से नहीं कर रहा, और ये पीपल्स पार्टी का दौर ये 1996, 97, 98 जहां पर जो है वो नून लीग का दौर था, उस वक्त भी
یہ 15 نمبر پر تھا پاکستان، یعنی اوپر سے، اور اب یہ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اوپر وہ بھی برے حالات تھے۔ پھر جو پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی کے دور کے اندر، میں حیران ہوں، شری رحمان جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے جن کا اس رپورٹ کے مطابق، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق، پیپلز پارٹی جو ہے وہ 143ویں نمبر پر تھی، یعنی ابھی وہ 3 سکور اور اگر اوپر جائیں گے کرپشن پرسیپشن کے اندر کہ احتساب نام کی چیز کو نہیں ہے، تو وہ بھی اس حکومت پر الزامات لگا رہے ہیں۔ نون لیگ کے دور کے اندر قدرے جو پرسیپشن ہے وہ بہتر ہوا، لیکن اس کے پیچھے ایک کہانی سامنے آئی ہے۔ حالانکہ اس دور کے اندر تو چپڑاسی مقصود اور ساری جو آگے ہم کیس ڈسکس کر رہے ہیں وہ سارا کھلے عام تھا، تو پھر یہ کیسے معاملہ بہتر ہوا؟ تو اب پتہ چلا ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے پاکستان کو ہیڈ کرتے ہیں وہ محترم جو ہے وہ عادل گیلانی صاحب، یہ گاڈ فادر آف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان، ورک ود نواز شریف پی ایم کمیشن فرام 2013 to 2015، یعنی 2013 سے 15 تک یہ نواز شریف کے ساتھ کمیشن کے اندر یہ کام کرتے رہے عادل گیلانی۔ 2016 کے اندر اپوائنٹڈ ایز امبیسڈر ٹو سربیا کے اندر نواز شریف نے ان کو لگایا امبیسڈر، سفیر بنا دیا۔ یعنی میں بعض اوقات انگلش اردو وہ کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ کے اندر چونکہ سمجھانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس سٹوری کو اس وقت رؤف کلاترا نے بھی سامنے رکھا کہ کس طرح یہ پی ایم آفس کے اندر ساری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل چلتی رہی ہے، اور اب اے آر وائی کے نمائندے اس دفتر کے اندر پہنچے ہیں، وہاں کوئی ملازم ہی نہیں ہے، 2-4 بندے موجود ہیں، اور کہاں پر سروے کیا گیا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن حکومت کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے اور اس پرسیپشن کو درست کرنا چاہیے، اور درست تب ہوگا جب عدالتیں انصاف کریں گی اور ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف کے معاملے پر۔ ایف آئی اے نے بل آ کر وہ چالان جمع کروا دیا ہے جس کی بڑی انتظار تھا، اور وہ دیر آئے درست آئے، آپ نے دیکھا 8 مہینے تک یہ کیس چلتا رہا ہے وہاں پر ایف آئی اے بینکنگ کورٹ کے اندر، لیکن اب پتا چلا کہ یہ تو اسپیشل جو کورٹ ہے سینٹرل، وہاں پر یہ کیس آنا ہے، اینٹی کرپشن جو ہے اس نے اس کو پورے معاملے کو ڈیل کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے بڑی عام دلچسپ حقائق ہیں جو اس چالان کے اندر آئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے یہ 2008 سے 18 تک باپ اور 2 بیٹے کھیل کھیلتے رہے۔ سلمان شہباز اور 3 تو اس وقت اشتہاری ہیں۔ نواز شریف یعنی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اس چالان کے اندر جو ہے وہ کرایا گیا ہے مرکزی ملزم اسپیشل کورٹ سینٹرل کے سامنے۔ چالان ایف آئی اے نے بل آ کر پیش کر دیا ہے جس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی فیملی کے خلاف چینی کے کاروبار کے ذریعے منی لانڈرنگ کے ایف آئی اے کے چالان میں گواہان کی فہرست بھی ساتھ لگائی گئی ہے۔ اب بتایا گیا کہ ایف آئی اے کے چالان میں شامل کیے گئے 100 گواہان کی فہرست جو ہے وہ موصول ہوئی ہے، اور اس فہرست کے اندر کباڑیا، اب وہ پہلے تو تھے نا فالودے والا اور وہ بجری والا اور سیمنٹ والا، اب انہوں نے کوئی بھی نہیں چھوڑا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ پورا معاملہ جو ہے یہاں پر وہ بتایا گیا کہ اس فہرست کے اندر کباڑیا، ہارڈ ویئر، ڈرائی فروٹ، سینٹری سٹورز مالکان کے نام شامل ہیں، ان کے علاوہ سکریپ ڈیلر، اس کے ساتھ کنسٹرکشن کمپنیز، ڈیری فارم، جنرل سٹور، آکسیجن سلنڈر وغیرہ فروخت کرنے والے بھی شامل ہیں۔ ایف آئی اے کے دستاویزات کے اندر یہ انجینئرز، وکیل، بینکرز، ڈاکٹرز، ایس سی سی پی، ایف آئی اے کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ یعنی اندازہ کریں جو ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور ایس سی سی پی جو کمپنیز کا سارا معاملات سنبھالتی ہے، اس کے جو اہلکار ہیں ان کے بھی شناختی کارڈ یوز ہوئے ہیں اس پورے معاملے کے اندر، اور اکاؤنٹ کھلے ہیں، اور یہ ساری ٹرانزیکشن منی لانڈرنگ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، ان کے ڈیٹے پر بھی یہ اس چالان کے اندر باقاعدہ انکشافات ہوئے ہیں۔ اب بتایا گیا ہے کہ ایس سی سی پی اور ایف آئی اے کے اہلکار بھی شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رائس ڈیلر، ڈینٹل پارٹس ڈیلر، جیولرز، پراپرٹی ڈیلر بھی گواہوں کی فہرست کے اندر شامل ہے۔ اب یہ سارے لوگ جو ہے ان کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہ گواہی دیں گے، اپنے آپ کو کلیئر کریں گے۔ تمام گواہان عدالت کے روبرو ایف آئی اے کے موقف کی تائید کریں گے، یہ بتایا گیا ہے آج جج صاحب کو۔ ایف آئی اے نے اس چالان کے ذریعے بتایا، ظاہر اب اس کی سماعت ہوگی، ایف آئی اے نے موقف کی تائید کریں گے۔ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے تمام دستاویزی شواہد چالان کا حصہ بنایا ہے۔ چالان کے متن میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز 16 ارب روپے کرپشن سے اکٹھے کیے گئے، دونوں مرکزی ملزم منی ٹریل نہیں دے سکے، جبکہ ملازمین کے
28 अकाउंट्स में रकम मुंतकिली के सबूत मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुल्जम करार दिया गया है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है एफआईए ने, जबकि मुल्जमान ने बैंकिंग अदालत से अबूरी जमानत करवा रखी थी। सलमान शहबाज समेत 3 मुल्जमान इश्तिहारी करार दिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में एफआईए की जानब से जमा कराया गया चालान 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है, यानी 7 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है, और एफआईए की जानब से जमा कराए गए चालान में शहबाज शरीफ के बेनामीदारों और सहूलतकारों को भी मुल्जम नामजद किया गया है, जबकि सलमान शहबाज समेत 3 मुल्जमान इश्तिहारी हैं। 7 वॉल्यूम्स और 4300 इसके अंदर जो है वो यहाँ पर पेजेस हैं, और 17,000 जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको छानबीन करके और पूरा जो मामला है वो इसके अंदर लगाया गया। तो ये एक बहुत ही कंप्रीहेंसिव जो तहकीक है वो एफआईए के सामने आई है, मेहनत आई है। अब बाकी वजीर आजम ने जो अदालत को हाथ जोड़े हैं, पूरी अवाम हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को हाथ जोड़ती है कि कम अज कम ये जो जरदारी और शरीफ गैंग के बड़े बड़े लोग हैं जिनके करप्शन के स्कैंडल हैं, ये एफआईए ने सबूत पेश कर दिए हैं। आप इंसाफ कीजिए, आप जरा का मौका दीजिए, शरीफ खानदान अपने आप को जो है वो दिफा के लिए पेश करे, लेकिन जज साहब मेहरबानी कीजिए, जैसे रोजाना समाज की वजीर आजम हाथ जोड़कर इस्तदा कर रहे हैं, पूरी 22 करोड़ अवाम आपको हाथ जोड़ती है। आप ये केस जो है ये 1 महीने के अंदर खत्म कीजिए, गवाहान को बुलाइए। कौन सा ये क्यामत होती है? आप इस सोसाइटी में रहते हैं, आपको भी इल्म है कि इंसाफ करना हो तो जल्दी हो जाता है। तो पूरा जो सिस्टम है वो इनकी वजह से यरगमाल बना हुआ है। पाकिस्तान की रियासत पर लोगों का एतमाद इन लोगों की वजह से उठ रहा है। ये लोग जो रोज करप्शन पर भाषण दे रहे हैं, और ये लोग करप्शन करके किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, अगर आप डिले करते रहे, यही खेल होता रहा इस मुल्क के अंदर, अगले 5 साल 10 साल के अंदर भी ये लोग असेंबली में खड़े होकर हमें भाषण देंगे और इसी तरह चोरी करते रहेंगे, तो फिर ये ऐसा कहना पड़ेगा बिलाकर कि सब मिले हुए हैं। वरना उम्मीद है कि वजीर आजम ने इस्तदा भी की है और अदालत मेहरबानी करेगी, और कोई मसला नहीं। अगर चाहें तो ये 1 महीने के अंदर आराम के साथ तमाम जो गवाहान है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है, ट्रायल मुकम्मल हो सकता है, और आप इसको मिसाली बनाएं, और ये आपका बहुत बड़ा मेहरबानी होगी इस 22 करोड़ अवाम पर। अपने मेजबान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।